गुड इवनिंग बच्चों। चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है कि हम लोग फिनिश कर लिया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितना हमने बताया है आप उतना पढ़ लेंगे, प्लस अगर आपके पास SCB है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का बुक है SC वर्मा का, तो उसमें से कुछ आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ रखा है पहले से ही केमिस्ट्री में, क्योंकि देखिए हमने पहले ही आपको बताया है कि जो मॉडर्न फिजिक्स है ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ये सब टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा होगा, फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला यहाँ पे चैप्टर आता है नेक्स्ट हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करने वाले हैं कि एटम का जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो एटम जो है पहले तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम्स के होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, कोई भी एटम, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो हमारे एटॉमिक सब पार्टिकल्स जो है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम लोग न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं उससे मिलके बना होता है। तो अलग अलग जो टाइम पे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट का जो आइडिया और व्यूज रहा है वो अलग अलग रहा है। ठीक है, जैसे कि जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, जे थॉमसन साइंटिस्ट का ये एजम्पशन था कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो वाटरमेलन की तरह से होता है। जो तरबूज होता है आपका, तरबूज के जैसा होता है। जैसे आप काट दीजिए तरबूज को तो उसमें क्या होता है, रेड वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग खाते हैं, उसको उन्होंने क्या किया कि ये एटम ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। और जो तरबूज वाटरमेलन का जो बीज होता है वो बीज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है कि उस तरह से वाटरमेलन्स में क्या होते हैं, धसे होते हैं। और फिर उसके बाद जो है कि बाकी के स्पेस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो है कि स्ट्रक्चर जे थॉमसन ने वाटरमेलन मॉडल पे डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद जो है इस मॉडल्स में कुछ प्रॉब्लम्स आए, ड्रॉबैक आए। वाटरमेलन प्रॉब्लम, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है कि नेक्स्ट मॉडल आया रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड का थोड़ा सा जो मॉडल है आज के भी समय में उनके मॉडल्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है बाई कुछ एजम्पशंस को लेते हुए। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का वो थोड़ा सा बेटर था। तो देखो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम अगर हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ये है हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था बाय टेकिंग ए थिन गोल्ड फॉयल। इन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉयल लिया था। ये हमारा गोल्ड फॉयल है, बहुत ही थिन। ये हमारा है गोल्ड फॉयल। ठीक है, बहुत ही सोने का बना हुआ। क्या करते हैं हम लोग, एक फॉयल लेते हैं जिसमें आपका जैसे फूड होता है, नहीं तो फूड जो मटेरियल रैप करके दिया जाता है, एक वैसा ही हमारा फॉयल होता है गोल्ड का बना हुआ। ठीक है, उसको हम लोग सिल्वर का मानते हैं, बट ये सिल्वर का होता नहीं है। जो हम लोग फूड डिलीवरी होता है तो जिसमें हमारा फूड रैप करके दिया जाता है, व्हाइट कलर का है, नहीं एक पेपर होता है, तो वैसा ही उस पेपर को हम लोग यहाँ पे गोल्ड फॉयल का लेते हैं। गोल्ड का इसलिए लिया जाता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और गोल्ड मेटल का थिन फॉयल बनाना क्या होता है, हमें पॉसिबल होता है। और दूसरे मेटल का अगर आप फॉर्म करेंगे फॉयल तो ब्रेक हो जाता है, बहुत थिन फॉर्म नहीं हो पाता है। तो इस वजह से रदरफोर्ड ने किया था, गोल्ड मेटल का एक फॉयल बनाया था। और इस गोल्ड फॉयल पे क्या किया था उन्होंने, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया था। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल जो है
इसका बम्बार्डमेंट करवाया था इस गोल्ड फॉयल के ऊपर, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता क्या है, तो अल्फा पार्टिकल हमारा जो हीलियम होता है, हीलियम एटम, तो हीलियम एटम में हमारे क्या होते हैं, ये हमारा हीलियम एटम है। तो हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हीलियम आप एटम से क्या करिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दीजिए, तो जो बचेगा न्यूक्लियस, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम एटम का न्यूक्लियाई होता है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। और इसका जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का, इसमें 2 प्रोटॉनिक प्लस 2 हमारा क्या होता है न्यूट्रॉन, इतने मास के इक्वल। क्या कि मास यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली, अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन एग्जैक्टली तो नहीं होता है, प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन आसपास इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम मान लें कि m है, तो जो अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा, तो ये 2m और 2m, ये हो जाएगा हमारा 4m। और इसमें चार्ज जो होता है 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया गया था इस गोल्ड फॉयल के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आया, ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हो गया गोल्ड फॉयल के ऊपर। तो इसमें ये देखा गया कि बहुत से जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स, वो बिना किसी डेविएशन के क्या हो गया, इस गोल्ड फॉयल को क्रॉस करके बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो क्या हुए, अपने पाथ से डेविएट भी हुए थे। यहां से कुछ पार्टिकल जो है कि डेविएट भी हो गए इस तरह से अपने ओरिजिनल पाथ से, और कुछ पार्टिकल जो है कि नहीं अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करते हुए इधर से, और कुछ पार्टिकल जो है हमारा ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गए ग्रेटर देन 180 डिग्री से, और कुछ तो अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, जैसे जा रहे थे वैसे ही क्या हुए, वापस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग मतलब डिफ्लेक्शन हुआ बाय द थिन गोल्ड फॉयल, ठीक है। ये हमारा जो है कि एक्सपेरिमेंट है। अब इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया गया था कि इस साइड में इधर जो है गोल्ड फॉयल से इधर हमारा जो है कि एक जिंक सल्फाइड, ठीक है, ये हमारा जो है कि जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन जो है रखा गया था। ये हमारा जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होता है, इसके ऊपर अगर चार्ज पार्टिकल हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ पे स्पार्कलिंग होती है, जैसे स्टार स्पार्क करता है वैसे ही यहाँ पे आया चार्ज पार्टिकल, फिर इधर जाके ऐसे। तो जब ये जिंक सल्फाइड से चार्ज अल्फा पार्टिकल हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो यहाँ पे स्पार्किंग होता है, मतलब यहाँ पे स्पार्कलिंग होता है, लाइट जैसा दिखता है। तो यहाँ से आइडिया लगाया जाता है कि ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन निकाल पाते हैं कि ऐसे अल्फा पार्टिकल जा रहा था हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टली अगर यहाँ पे इसी लाइन में आके इधर हिट कर रहा है, लाइट आ रहा है, मतलब कि चार्ज पार्टिकल जो हमारा है वो सीधे निकल गया है। और अगर ये चार्ज पार्टिकल हमारा इधर से आकर के, या यहाँ से भी, ये भी हो सकता है कि ये चार्ज पार्टिकल इधर डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आ जाए, ऊपर भी आ जाए, तो ऊपर भी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जाता है। तो इससे आइडिया लगाया गया, ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर भी जा सकता है, ठीक है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है इधर से इधर भी आ सकता है। तो इस तरह से हमारे अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग हो गया। यही हमारा क्या है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है। अब इस बेसिस पे, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या आइडियाज या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया है, उसके बारे में अगर हम बताएं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल है, मतलब कि यहाँ पे ये समझ लीजिए कि 5 या 10 एटम का जो लेयर होगा उतना ही लेयर इस फॉयल के ऊपर बना होगा, ठीक है।
तो इसमें क्या हुआ कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे वो बिना डेविएशन के क्रॉस कर गए। इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स के अंदर, ठीक है, एटम्स के अंदर बहुत सारा ऐसा स्पेस है जो कि बिल्कुल खाली है, ठीक है, स्पेस विद इन द एटम आर एम्प्टी। और बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे, बिना डेविएशन के इस गोल्ड फॉयल को क्या किया था, क्रॉस किया था, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, इसमें देखो पहला यहाँ पे कंक्लूजन था, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। पहला इसमें जो कंक्लूजन था, पहला कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस within atom are empty because so many alpha particle crossed the foil without any deviation, ठीक है। इस बेसिस पे ये केस किया गया, मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल बिना डेविएशन के गोल्ड फॉयल के बाहर आ गए। इससे अनुमान लगाया गया, ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि अल्फा पार्टिकल जो है बहुत एक हेवी पार्टिकल होता है और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी है और ये बिना डेविएशन के बाहर आ गया। इसका मतलब ये है कि बहुत सारा जगह जो है एटम्स के अंदर वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। चलिए दूसरा कंक्लूजन रदरफोर्ड ने क्या ड्रॉ किया अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है कि अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से डेविएट होके गए, ठीक है। तो डेविएट होकर के गए तो इसमें से क्या हुआ, इस बेसिस पे कि जो पार्टिकल डेविएट हुए हैं वो पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्ट हुआ होगा, तभी वो पार्टिकल क्या हुए, डेविएट होकर के गए। तो अब अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, तभी क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा, इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। तो इस डिफ्लेक्शन के बेसिस पे निकाला गया कि कुछ अगर चार्ज पार्टिकल जो हमारे डेविएट होकर के गए थे तो उनपे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये रिपल्सिव हुआ है, रिपेल हुए हैं। तो रिपेल हुए मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाया है उसका भी नेचर सेम होगा जो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से ही रिपेल हुआ होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो एटम के अंदर कहीं पे एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास क्या है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और वही पॉजिटिव चार्ज इसको क्या किया है, रिपेल किया है, ठीक है। तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल ऐसा नहीं था कि वो अपने पास से डेविएट हुए हैं, बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुए थे। इसका मतलब ये है कि जहां पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है। इसीलिए जो बहुत पास से गया होगा अल्फा पार्टिकल, उस वॉल्यूम के पास से जहां पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो वहीं क्या किया होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। और बहुत सभी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं कहीं पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा नहीं कि पूरे वॉल्यूम में है। पूरे वॉल्यूम में होता तो बहुत सारे पार्टिकल को क्या होना था, अपने पाथ से डेविएट होना था, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल डेविएट नहीं हुए, कुछ ही पार्टिकल क्या हुए, डेविएट हुए। इसका मतलब कि एटम के अंदर कहीं पे हमारा जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो एक ही जगह पे कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो इस बेसिस पे लगाया गया कि जो हमारा कुछ पार्टिकल ने डेविएट हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल एटम्स के अंदर कहीं पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है जो कि इन अल्फा पार्टिकल पे स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है।
तो देखो दूसरा जो कंक्लूजन ड्रॉ किया कि there is small volume inside the atom where entire positive charge of atom is to be concentrated. ठीक है, ऐसा कोई जगह है एटम्स के अंदर जहां पे हमारे एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट कंक्लूजन क्या रदरफोर्ड ने ड्रॉ किया कि देखो कुछ ऐसे पार्टिकल थे जिन पार्टिकल का जो डेविएशन है वो ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री है. मतलब ऐसा देखिए ये हमारा 90 डिग्री से ज्यादा डेविएशन है. ठीक है, तो ऐसे जो पार्टिकल जो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुए या डायरेक्टली 180 डिग्री डेविएट हुए हैं, ये ऐसे पार्टिकल क्या थे, बहुत ही कम थे. ठीक है, बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो कि 180 डिग्री से या ग्रेटर देन 90 डिग्री से ऑलमोस्ट क्या है हमारा, ये देखा गया कि 8000 अगर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हुआ है तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो कि डेविएट हो रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री या इसका डेविएशन 180 डिग्री से है. आउट ऑफ 8000 वन अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री या 180 डिग्री. ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन बना जो ये हमने लिखा, इससे यही कंक्लूजन बना कि ये जो अल्फा पार्टिकल ग्रेटर देन 90 डिग्री या 180 डिग्री से डेविएट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जो एटम्स के अंदर जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है. तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल इसी के लाइन के बिल्कुल सीध में गया होगा. तो यहां से क्या होगा कि ये हमारा अल्फा पार्टिकल पे ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स अप्लाई किया होगा, तो ये बिल्कुल सीध में जा रहा था तो यहाँ पे रुका होगा, फिर ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो गया और उसी की वजह से क्या हुआ कि ये हमारा पीछे चला है. या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये हमारा एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड था और ये जो है हमारा अल्फा पार्टिकल इस तरह से जा रहा था. ठीक है, तो इस तरह से जा रहा था बिल्कुल सीध में पॉजिटिव चार्ज के ऐसे. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा जो है अल्फा पार्टिकल इधर से पास में गया तो इस पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट हुआ तो ये हमारा इधर डेविएट हो गया. ठीक है, तो ये वाला डेविएशन इधर हो गया, इस तरह से डेविएशन हुआ. और जो बिल्कुल सीध में गया वो हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री से डेविएट हुआ या एग्जैक्टली 180 डिग्री से डेविएट हुआ. तो ऐसा 8000 पे सिर्फ एक पार्टिकल है, इसका मतलब कि जो इसका साइज है पॉजिटिव चार्ज का एटम के अंदर, वो जो साइज है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है. तभी 8000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल 180 या ग्रेटर देन 90 डिग्री से क्या हो रहा है, डिविएट हो रहा है. ठीक है, तो ये बहुत कम होगा. बहुत बड़ा होता तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इससे सीध में जा सकते थे और ग्रेटर देन 90 डिग्री से डेविएट हो सकते थे. ठीक है, तो देखो दूसरा वाला जो है कि यहीं पे कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि नहीं, एटम के अंदर ऐसा एक छोटा सा वॉल्यूम है जहां पे एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, और इसी पॉजिटिव चार्ज जहां पे चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है उसी को हम लोग क्या बोल दिए, न्यूक्लियस. ठीक है, सो द volume in which entire positive charge of the atom is concentrated
is called nucleus of the atom. ठीक है, the volume in which entire positive charge of the atom is concentrated is called nucleus of the atom. ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। इसका मतलब कि जो प्रोटॉन है वो हमारा कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस का जो साइज है वो बहुत ही कम है, छोटा है। ठीक है, और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट हुए पास हुए, इसका मतलब कि एटम्स के अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। तो यहाँ पे ये भी कंक्लूजन लगाया गया कि जो न्यूक्लियस है हमारा छोटा सा वॉल्यूम है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि एटम का जो सभी प्रोटॉन है वो उसी वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे उसी वॉल्यूम में, क्योंकि हमको स्पेस क्या रखना है, एम्प्टी रखना है। तो न्यूट्रॉन हमारा क्या होगा कि न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि स्पेस जो एम्प्टी है वो क्या होगा, न्यूट्रॉन आपका जगह ले लेगा। तो जब न्यूट्रॉन जगह ले लेगा तो क्या होगा कि बहुत सारे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को सीधे क्रॉस नहीं होना चाहिए था गोल्ड फॉयल को, लेकिन एक बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल को बिना डेविएट क्रॉस किए हैं, मतलब कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस है, इसका मतलब कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको क्या होना चाहिए, एक छोटे से वॉल्यूम में एग्जिस्ट करना चाहिए एटम्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अब न्यूक्लियस के अंदर तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो जो नेट चार्ज हो जाएगा एटम के ऊपर वो तो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। नहीं, जो नेट चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये जो अल्फा पार्टिकल जो डेविएट हो रहे हैं कुछ अपने ओरिजिनल पाथ से, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये इससे क्या हो गया, डेविएट हो गया कुछ एंगल थीटा। ठीक है, या यहाँ पे जो 180 डिग्री से डेविएट हुआ है, ग्रेटर देन 90 डिग्री से डेविएट हुआ है, तो ये डिविएशन नहीं होता अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव नहीं होता न्यूक्लियस पे। तो रदरफोर्ड ने इस सब एक्सपेरिमेंट के ऊपर ये गेस कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं कॉन्सेंट्रेटेड है, वो न्यूक्लियस के क्या है, बाहर है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आ गई थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट डिस्कस करता हूं आपको। देखो ये क्या गेस किया गया, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का पूरा चार्ज न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इजीली रह सकता है एक साथ, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों पार्टिकल हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा न्यूक्लियस के क्या होगा, बाहर। तो अब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर है न्यूक्लियस के और जो एटम के अंदर स्पेस खाली है, तो क्या होना चाहिए कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना चाहिए, अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, और न्यूक्लियस पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो फिर से हमारा पूरा जो चार्ज है न्यूक्लियस पे जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के ऊपर क्वेश्चन आने लगे। तो रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर तो रहता है बट इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने क्या कह दिया कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है हमारा ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है रेडियस के ऑर्बिट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में। तो अब एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए।
तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? तो ये रदरफोर्ड ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया होता है और उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड ने क्या दे दिया, कंक्लूजन ड्रॉ करके ये आइडिया दे दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड हमारा रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे और आ गई कि अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो कोई भी अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो पार्टिकल क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो थियरी था, मैक्सवेल ने ये डिराइव किया था, ये बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करते रहेगा कंटिन्यूअसली। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करते रहेगा कंटिन्यूअसली, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, कम होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन का जब एनर्जी कम होगा तो इसका जो रेडियस होगा वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। और रेडियस डिक्रीज होते होते एक ऐसा टाइम आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और एटम का एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो है कि मेजर ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के मॉडल में। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि the electrons which are revolving in the circular orbit is accelerated। लिख लेंगे यहाँ पे the electron which is revolving about nucleus is accelerated and it should radiate energy। ठीक है, radiate energy। by doing so energy of electron should decreases continuously and finally electrons should fall into the nucleus। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो क्या होगा, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और इस तरह से एटम को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम के बाद अपने आप खत्म हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को रदरफोर्ड क्या थे कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर रदरफोर्ड का जो मॉडल है एटम का वो क्या हुआ, वायलेट हुआ। बाकी जो है यहाँ पे जो भी कंक्लूजन रदरफोर्ड ने ड्रॉ किया था वो एक्सेप्ट किया गया, सिर्फ इसके। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए
नेक्स्ट जो मॉडल आया हमारा वो है हमारा बोर्स मॉडल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एटम। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है बोर मॉडल ऑफ एटम। नील बोर्स जो थे वो भी साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। सो इन्होंने रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको तो एक्सेप्ट किया। बोर्स ने कहा कि जो रदरफोर्ड ने बताया है वो बस सब कुछ सही है। जो एक पॉइंट हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, और मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो थियरी था उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, और कोई भी पार्टिकल अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे हम लोग अगर कंटिन्यूअसली बोलते रहें तो हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि हम बोलने में एनर्जी क्या कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं, एक तरह से एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो हमारा एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, और एक टाइम के बाद हमारा न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, तो इसको मॉडिफाई किया बोर्स ने। बोर्स ने बताया कि देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अराउंड जो है रोटेट होता है, तो ये सभी पॉसिबल रेडियस में रोटेट नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस के अबाउट सर्टेन रेडियस के ही सर्किल में रोटेट होता है। ठीक है, इस सर्टेन रेडियस का जो सर्किल होता है उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, या उसी को स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोला जाता है। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होता है, रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के अबाउट, और जब कोई इलेक्ट्रॉन इस स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रोटेट होगा तो उस समय वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जब कभी इलेक्ट्रॉन हमारा स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उस समय वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि बोर्स का पोस्टुलेट्स था। तो पोस्टुलेट्स ऑफ बोर, देखो पहला इन्होंने ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स, ये है हमारा पहला पोस्टुलेट्स कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड nucleus in certain circular orbits only, certain circular orbits only। ठीक है, these orbits are called stationary orbit। ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट था हमारा कि when electrons revolve
in stationary orbits, electron does not emit any energy or radiation. ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा बोर्स का जो पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन revolve into stationary orbits, it does not emit any energy or रेडिएशन. ठीक है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन हमारा स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. तो जब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, उसी सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट होते रहेगा. ठीक है, चलिए तो ये हो गया. अगला बोर्स ने ये पोस्टुलेट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जब रोटेट होता है तो उस ऑर्बिट्स के करेस्पॉन्डिंग जो है कि एटम का एक सर्टेन क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी स्टेट होता है. ठीक है, तो ऐसे ही एटम का क्या होता है, बहुत सारे स्टेशनरी ऑर्बिट्स पॉसिबल होते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में पहुंचता है तो उस ऑर्बिट में क्या होता है कि एटम का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक ऑर्बिट या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में या एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो उस समय हमें एटम को क्या होता है, बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है. और जब हमारा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से क्या होता है, लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो उस समय क्या होता है कि एटम हमारा एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगला बोर्स ने ये बताया कि करेस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेशनरी ऑर्बिट्स, करेस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेशनरी ऑर्बिट, एटम has certain amount of energy, certain amount of energy. ठीक है, so there are many energy states are possible. So there are many energy states are possible in atom. ठीक है, अगला पॉइंट हम लिख देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोर्स का था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट to higher energy state, then atom absorb energy from outside. ठीक है,
and when electron move from higher energy to lower energy, then atom releases or emits energy, ठीक है, outside. And when electron moves from higher energy state to lower energy state, then atom emits energy, ठीक है, ये हो जाता है. चलिए तो आप इसको नोट कर लीजिए. ये आप इसको नोट कर लीजिए. तो अगला पोस्टुलेट जो है हम बताते हैं बोर्स का. बोर्स ने देखो रदरफोर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है सब ऑर्बिट के रेडियस में या सब रेडियस के ऑर्बिट में रोटेट नहीं होता है. इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट होता है इनटू सर्टेन ऑर्बिट्स में ही, ठीक है. और जब इन सर्टेन ऑर्बिट्स में रोटेट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ठीक है. और इन्हीं ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन अगर किसी स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रोटेट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में एटम के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है. और इसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं क्या, एनर्जी ऑफ एटम, एटम का एनर्जी, ठीक है. तो देखो इसमें क्या होता है कि जो एटम है हमारा, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा सर्टेन, देखो ये सब हमने जो सर्कुलर पाथ या सर्किल हमने ड्रॉ किया है, ये सभी क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है. इन सभी ऑर्बिट्स में हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है. इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकता है. तो ए अगर हमारा n इज इक्वल टू 1 है, ए मान लो n इज इक्वल टू 2 है, और ए हमारा n इज इक्वल टू क्या है, 3 है. तो हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट्स के करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एनर्जी होता है. तो इस ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है तो उसका एनर्जी मान लेते हैं कि यहाँ पे E1 है, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन है तो इस स्टेट में एनर्जी E2 है, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन है तो इस स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है E3 है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखो, ये अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए कंसीडर करें, ठीक है, क्योंकि जो बोर्स का मॉडल है वो बेसिकली हमारा हाइड्रोजन के लिए वैलिड होता है. तो जो बोर्स का मॉडल आया यहाँ पे, तो बोर्स के मॉडल में हाइड्रोजन में, और हाइड्रोजन में क्या होता है, हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो देखो जब इलेक्ट्रॉन हमारा इस ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट होगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पास या हमारा एटम का जो एनर्जी होगा वो E1 होगा. जब यही इलेक्ट्रॉन हमारा सेकेंड ऑर्बिट में आके रोटेट होगा तो एनर्जी कुछ और हो जाएगा एटम का. और जब यहाँ पे जाएगा तीसरे ऑर्बिट में, ऐसे बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स. तो इन किसी भी ऑर्बिट्स में हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, जा सकता है हाइड्रोजन एटम का. कि कंडीशन गिवन होगा कि इसको एटम को, हाइड्रोजन एटम को बाहर से उतनी एनर्जी सप्लाई कर दी जाए कि ये हमारा इस स्टेट से, ये लोअर एनर्जी स्टेट होता है, लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ जा सके, हायर एनर्जी स्टेट में आ सके. तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है कि लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, तो हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है बहुत कम टाइम के लिए क्या होता है, स्टे करता है.
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेकेंड के ऑर्डर का स्टे होता है। बहुत ही कम टाइम के लिए हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, ये लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट हो जाएगा। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे जो है n=1, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट से हमारा इलेक्ट्रॉन मान लो कि इस स्टेट में चला गया, यहाँ पे थर्ड स्टेट में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन या तो डायरेक्टली हमारा ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, या तो हमारा क्या आ सकता है, ये आ सकता है इसमें इंटरमीडिएट वाले एनर्जी स्टेट में। फिर यहाँ से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट करता है या मूव करता है, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि फोटोन एमिट होता है। ठीक है, ये हमारा फोटोन एमिट हो जाएगा और इस फोटोन की जो एनर्जी होगी, ठीक है, तो इस फोटोन की एनर्जी जो होगी हमारा, ये हो जाएगा हमारा एनर्जी गैप, ये E3 माइनस ऑफ E1। मान लो ये वाला जो फोटोन हमारा थर्ड एनर्जी स्टेट से, ठीक है, थर्ड एनर्जी स्टेट या इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये हमारा n=1 के करस्पॉन्डिंग